कि रक्सौल के बाजार में पहले मिट्टी पका करके बेचा जाता था, लोग खाते थे। अच्छा, हाँ, मिट्टी पका के बेचा जाता हाँ था। हाँ, और लोग खाते थे उसको, बहुत अच्छा। पसंद था। ये रक्सौल अच्छे कारणों से नहीं, बुरे कारणों से ज्यादा जाना जाता है, जैसे स्मगलिंग, टेररिस्ट एक्टिविटी, मादक द्रव्य का स्मगलिंग, आर्म्स का स्मगलिंग, एंटी नेशनल एक्टिविटी, ये सब। ये फ्रेंड्स बिकम फोज। तो ये तीनों मित्र जो है, सो पहले जेडीयू से थे, आ करके विभिन्न दलों को अपना करके अब आपस में लड़ रहे हैं। मित्रों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार, आप देख रहे हैं माताभिमान। मित्रों, कल या परसों हम लोगों ने बात की थी सुगौली विधानसभा क्षेत्र की, कि वहाँ की क्या स्थिति है। आज बात कर रहे हैं रक्सौल का। रक्सौल पूर्वी चंपारण जिले में पड़ता है विधानसभा क्षेत्र, लेकिन अगर लोकसभा की बात करें तो पश्चिमी चंपारण मतलब बेतिया लोकसभा क्षेत्र का वो विधानसभा है। और एक तरह से कहें कि पिछले 3 दशकों से भाजपा का केंद्र रहा है। पूर्व में अजय सिंह वहाँ के विधायक लगातार 5 बार रहे। पिछली बार प्रमोद कुमार सिन्हा वहाँ से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते थे, फिर इस बार वही उम्मीदवार बने हैं। लेकिन वहाँ की क्या स्थिति है, उनके सामने कौन खड़े हैं, क्या सामाजिक परिदृश्य है, क्या लोगों में जो निवर्तमान विधायक हैं प्रमोद कुमार सिन्हा, उनको लेकर क्या विचार है, क्या लोग सोच रहे हैं। चूंकि अगर देखें तो कांग्रेस से भी एक मौजूद प्रत्याशी हैं, चूंकि सीट शेयरिंग में वो महागठबंधन का सीट कांग्रेस को चला गया था। तो इन्हीं सारे विषयों पर विहंगम दृश्य डालेंगे। और इसके लिए हमारे साथ हैं चंद्रभूषण पांडे जी, जो राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। रक्सौल रक्सौल में सर भले दूसरी बार ये चुनाव लड़ रहे हो प्रमोद कुमार सिन्हा, लेकिन भाजपा तो वहां से लगातार 7वीं बार चुनाव लड़ रहा है। हाँ बिल्कुल। तो उस स्थिति में क्या वहां माहौल क्या है? देखिए, रक्सौल भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। भारत नेपाल सीमा वहां से कदम भर दूर है। तो पूर्वी चंपारण का यह एक विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, जी रक्सौल। जी। रक्सौल एक ऐसा जगह है पूर्वी चंपारण में जिसको देश भर के लोग जानते हैं। उसका कारण है कि वो नेपाल जाने के मुख्य द्वार है, जी जी जी। जिससे होकर के नेशनल हाईवे से सीधे काठमांडू लोग यात्रा करते हैं बाई रोड। इसलिए रक्सौल एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। एक पहले एक ब्लॉक हेडक्वार्टर था, अब सब डिवीजन हो गया है, लेकिन वो नाम जस उसका पहले से है। तो वहाँ के लोगों की आकांक्षाएं बहुत हैं। बॉर्डर का बहुत बड़ा जगह होने से लोगों की आकांक्षाएं बहुत हैं, और रक्सौल को विकसित करने की तमन्ना वहाँ हर आदमी रखता है। तो लोगों का उत्साह, लोगों की आकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन उसके अनुरूप जो पश्चिम चंपारण के संसद माने संसदीय क्षेत्र के तहत वह विधानसभा आता है, तो वहाँ के सांसद और रक्सौल के विधायक, है ना, उसके अनुरूप काम करते नहीं है। तो लोगों में बराबर क्षोभ बना रहता है। अपने जनप्रतिनिधि जो उनके होते हैं, वो लोग बराबर उनके खिलाफ में रहते हैं और बड़ा असंतोष में रहते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया। उसका कारण यह है कि पूर्वी चंपारण जिले का अंतिम ब्लॉक है वो, ब्लॉक, हाँ। और शहर है, रक्सौल शहर है बॉर्डर होने के कारण, जहाँ पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है और विदेश जाने का द्वार है, इमिग्रेशन है, ये सभी चीजें बिहार में हैं। एक बड़ा हवाई हाँ अड्डा भी बन रहा है हाँ, वहाँ। हवाई अड्डा भी बन रहा है। वहाँ पर आपको जो भारतीय दूतावास है काठमांडू में, उसका वहाँ पर कमर्शियल ऑफिस भी है, ऑफिस है। जनरल मैनेजर है। इसलिए उसकी महत्ता प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी बहुत बड़ी है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के रक्सौल से आप मतलब कि 50 फीट जो है सो रक्सौल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट से आगे बढ़िएगा तो नेपाल के टेरिटरी में आप प्रवेश कर जाइए। अब उधर जो शहर है उसका नाम है बीरगंज। बीरगंज। वो परसा जिला है और उसका हेडक्वार्टर बीरगंज है, लेकिन बीरगंज मेट्रो शहर है। और बताया जाता है कि नेपाल के वो समझ कमर्शियल
राजधानी है। राजधानी कहा जी, जाता जी, है। जी, हाँ, जी। तो उसका स्टेटस बहुत बड़ा है और बड़े ढंग से बसा हुआ है, मॉडल टाउन की तरह। सब चीज़ बहुत सुव्यवस्थित है और नागरिक सुविधाएँ भी वहाँ बहुत हैं। उसके उलट रक्सौल जो है, उसके सामने बौना दिखाई देता है। यहाँ वहीं फटीचर कुछ नहीं है। लोग पहले तो वहाँ तो शहर में सड़क नहीं था। पहले नहीं था। हाँ, अच्छा, शहर में सड़क नहीं था। था। 6-6 महीना देखते थे कि लोग पानी हाँ, में, हाँ। और बड़ी आक्रोशित थे हाँ, लोग वहाँ बाढ़ के, से जो है सो ग्रसित जगह ग्रसित था क्षेत्र। और पहले से भी बहुत बैकवर्ड एरिया था। तो बैकवर्ड एरिया होने से उसका विकास बहुत जो समुचित होना चाहिए था, नहीं हुआ है। आपको जान कर के हमारे दर्शकों को आश्चर्य होगा कि रक्सौल के बाज़ार में पहले मिट्टी पका करके बेचा जाता था, लोग खाते थे। अच्छा, हाँ, मिट्टी पका के हाँ, बेचा जाता हाँ, था। हाँ, और लोग खाते थे, उसको बहुत अच्छा, उसका सेल था। अच्छा, तो आप समझ सकते हैं कि पिछड़ापन कितना था, शिक्षा कितनी थी। तो गजेटियर में मेंशन है। अच्छा। हाँ, हम लोग भी देखे हैं, बिकता भी है। तो स्थिति वही थी। तो वहाँ से अब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हर जगह विकास हुआ, यहाँ भी विकास हुआ। ऐसे रक्सौल की मनोदशा यही है कि ये व्यापारियों का एक जगह है। यहाँ देश भर के व्यापारी यहाँ रहते हैं और जो व्यापार रक्सौल में करते हैं, वहीं आधा परिवार रह करके नेपाल के वीरगंज में भी करते हैं, करते हैं। काठमांडू में भी करते हैं। तो व्यापारियों का एक बहुत बड़ा ठौर है और मनी ट्रांज़ैक्शन वहाँ करोड़ों का रोज़ है। जो पूर्वी चंपारण के हेडक्वार्टर में भी वैसा नहीं है, जितना वहाँ का है। सर सुनते हैं कि वहाँ का जमीन भी भारत में सबसे कॉस्टली जमीन माना कॉस्टली जाता ज़मीन बिकता है। है। हाँ, वहाँ धूर जो है सो करोड़ में बिकता है। करोड़ में बिकता हाँ, है। तो ये सब चीज़ें सब विशेष हैं। तो और मैं यह कहूँ कि रक्सौल अच्छे कारणों से नहीं, बुरे कारणों से ज़्यादा जाना जाता है। जैसे स्मगलिंग, टेररिस्ट एक्टिविटी, मादक द्रव्य का स्मगलिंग, आर्म्स का स्मगलिंग, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़, ये सब वहाँ परेशानी। बॉर्डर होने के हाँ, चलते बॉर्डर वो। होने के कारण परेशानी है और भारत सरकार जो है सो वहाँ एसएसबी ने उसको अ, लगा रखा है, इसलिए कि हम लोग का बॉर्डर इंडिया और नेपाल का बॉर्डर खुला हुआ है। खुला तो हुआ। यह बातें तो हुई सामान्य ज्ञान की, जो रक्सौल के बारे में बताया। पहले हिंदू राष्ट्र था नेपाल, तो उसका छाप तो पड़ चारों तरफ पड़ता ही है। पड़ता था। तो रक्सौल के व्यापारी लोगों ने दिल से खुद उन लोगों को भाजपा बहुत पसंद है। इसलिए जैसे आपने पूर्व में बताया कि वहाँ 5 बार इसके पहले श्री अजय कुमार सिंह विधायक भाजपा के विधायक हुए थे और उसके बाद पिछले साल उनको टिकट नहीं दे करके भाजपा ने प्रमोद कुमार सिन्हा को टिकट दिया। प्रमोद कुमार सिन्हा पहले भाजपा में थे नहीं, वो जेडीयू के वो एक्टिविस्ट थे, तो उनको टिकट दिया गया और मतलब सीट शेयरिंग में वो बीजेपी को चला गया, हाँ, और इसलिए इनको, क्योंकि जदयू के थे और वहाँ के थे और हाँ, इसलिए मजबूत राजनीतिक पकड़ थी, हाँ, इसलिए उनको दे दिया उनको गया दे दिया गया और जीत भी गए। और जीत भी गए। तो वहाँ भाजपा के अभी सिटिंग विधायक जो हैं, वो प्रमोद कुमार सिन्हा हैं। दूसरे इनके इनके खिलाफ में जो महागठबंधन के जो प्रतिनिधि आए हैं, तो महागठबंधन वाले का नाम है श्याम बिहारी प्रसाद। तो श्याम बिहारी प्रसाद जी भी जो हैं, ये भी भाजपा के जदयू के फॉर्मर एमएलए और मंत्री भी हैं। ये पहले विधायक हुए थे आदापुर से, डिलिमिटेशन में आदापुर खत्म हो गया और उसके बाद ये इनको टिकट नहीं मिला, बैठे हुए थे। तो इन्होंने टिकट के लिए यहाँ पर कोशिश की थी रक्सौल से कि हमको जेडीयू का टिकट दिया जाए। टिकट नहीं मिलने के बाद ही तुरंत कांग्रेस ज्वाइन किया, कांग्रेस ज्वाइन करके कांग्रेस ने इनको तुरंत अपना सिंबल दे दिया। तो महागठबंधन को उम्मीदवार कांग्रेस से कर्मकोट हैं नेता ही, इनको तुरंत मैंने नॉमिनेशन का अंतिम दिन ये सब हुआ है। मतलब मूल रूप से भी एनडीए के ही हैं, एनडीए के ही मूल हैं। रूप से। हाँ, ये जेडीयू के हैं जेडीयू के हैं, और पहले वाले भी जेडीयू जेडीयू के थे। के थे। तीसरे उम्मीदवार जो हैं नामित, उनका नाम है कपिलदेव प्रसाद अच्छा, उर्फ भुवन पटेल। अच्छा, भुवन पटेल। पटेल, हाँ, आपको जानकारी ही होगी हाँ, भुवन कि पटेल। भुवन पटेल जेडीयू के पूर्वी चंपारण जिला के कम से कम 4-5 साल अध्यक्ष थे जी, जी, जी। और अभी जेडीयू स्टेट के जनरल सेक्रेटरी थे, है ना। तो ये भी कोशिश कर रहे थे कि हमको टिकट मिले, तो इनको भी टिकट नहीं मिला, तो ये भी नॉमिनेशन के 1-2 दिन पहले जा करके जन स्वराज ज्वाइन कर लिया। अच्छा, आज जन स्वराज ने इनको टिकट देकर वहां भेज दिया। ये तीनों वर्चुअली जेडीयू वर्सेस जेडीयू है। तीनों तो जेडीयू, अल्टीमेटली हाँ, जेडीयू के ही हुए। हाँ,
अब 10 दिन पहले कोई अपना पार्टी बदल ले रहा है हाँ। और गजब हाल है भाई, बड़ा हाँ। दिलचस्प है। हाँ, तो और मैंने ये फ्रेंड्स बिकेम फोल, तो ये तीनों मित्र जो है सो पहले जेडीयू से थे, आकर के विभिन्न अब दलों को अपना करके अब आपस में लड़ रहे हैं। तो यही यहाँ के पॉलिटिकल है। इसके अलावा 2 इंडिपेंडेंट भी हों, उनका कोई, तो अब चुनाव ने गति पकड़ ली है और अब चुनाव में सरगर्मी आ गई है। बदले हुए परिवेश में पिछले साल प्रमोद कुमार जी जो भाजपा के उम्मीदवार थे, वो वो पिछले साल का जो चुनाव पिछले था, साल मतलब 20 में 1920 में जो 20 में, चुनाव हुआ था, हाँ, उसमें ऐसी सरगर्मी नहीं थी। नहीं थी। इस बार प्रमोद जी चारों तरफ से घिर रहे हैं हुँ, और एंटी इनकम्बेंसी भी इन पर हावी है, हावी हावी है। नहीं, बहुत लोगों से सुना सर कि इनका काम हाँ, कुछ बढ़िया नहीं रहा है, मतलब क्षेत्र का कोई विकास से इनका कोई मतलब रहा नहीं है। हाँ, तो वो कार्यकर्ताओं वो ने जो कमर्शियल क्षेत्र है, उसी का ये प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व तो नहीं, मतलब माल मारते रहे हैं, खाए हैं पूरा। जो कहता है लोग, हाँ, उसमें हम तो कुछ कह नहीं रक्सौल ऐसा सकते। जगह ही है, तो वहाँ अपनी बार जो प्रमोद जी एक अच्छे कार्यकर्ता थे अपनी पार्टी के, और प्रमोद जी अब नेता हो गए हैं, तो नेता और कार्यकर्ता में बहुत अंतर मोतिहारी के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। हाँ, हाँ, तो ये बड़ा अंतर जदयू के जिला हाँ, अध्यक्ष अंतर होता है। बिल्कुल। तो प्रमोद जी के कार्यों से ज़्यादा लोग असंतुष्ट दिखाई देते हैं। प्रमोद जी के पक्ष में भी लोग हैं और विपक्ष में भी लोग हैं। तो मैंने पहले ही शुरू में ही कहा था कि आकांक्षाएं वहाँ बहुत हैं, लेकिन यह भी सच है कि रक्सौल का जो विकास होना चाहिए था, सरकार उसके विकास करने में बिल्कुल असफल रही है। ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री, गवर्नर, मिनिस्टर्स, केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्र के विभिन्न विभागों के मंत्री, जब पिछले साल भूकंप हुआ था, तो ये सभी लोग जो है तो वहाँ पर पड़ाव डाले हुए थे रक्सौल में, बिल्कुल, और बिल्कुल। ठहरने का जगह नहीं है, जगह नहीं है। ब्रिटिश इंडिया जब था ना, तो ब्रिटिश इंडिया ने भारत में जो अपना दूतावास काठमांडू में बनाया था, उसका एक ब्रांच उसने रक्सौल में बना दिया था, समझे ना। तो ये जितने लोगों का नाम रख रहे हैं जो वीआईपी हैं, इन लोगों का ठहरने का एकमात्र जगह एम्बेसी है, एम्बेसी का गेस्ट हाउस है, रक्सौल में ही है। ऐसा हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं होगा जो किसी एम्बेसी का गेस्ट हाउस आपके यहाँ हो, वो रक्सौल में है। तो उसके अलावा कुछ था नहीं, बड़े होटल्स भी नहीं है, पर्यटक वहाँ टिकते भी नहीं है। पर्यटकों को वहाँ पर रोक कर रखने के लिए भारत सरकार या बिहार सरकार के पर्यटन विभाग जो है, या पर्यटन विकास जो है प्राधिकरण क्या है, इन लोगों ने कुछ भी कभी कोई काम कभी नहीं कोई कोशिश नहीं की है, कभी कोई योजना नहीं बनाया है कि इसको मॉडल टाउन बनाए। और इनके बगल में जो है, जब बीरगंज में प्रवेश कीजिएगा तो सबसे पहले जो है सो वो महाशंकराचार्य द्वार बना हुआ है एकदम विशाल, जो नेपाल के गेट में आप प्रवेश कर रहे हैं। रक्सौल के लोग 50 वर्षों से मांग कर रहे हैं कि रक्सौल में एक गेटवे बनाया जाए, जो इधर से आने पर लगे कि हम भारत में प्रवेश कर रहे हैं, और वो गांधी जी के नाम से हो, अपने सभ्यता संस्कृति के अनुरूप। उधर शंकराचार्य का बना हुआ है, तो इधर गांधी जी से दोनों तरह की बातें हो जाएंगी। लेकिन आज तक कोई किसी ने ध्यान उस पर दिया नहीं, लोगों की इसी तरह मांग होती रही। तो ये तीनों आदमी अब रेस में हैं, घर घर घूम रहे हैं, लोगों से अपना वोट मांग रहे हैं। ये इलेक्शन कैंपेन चल रहा है। वहाँ के लोगों से बातचीत करने पर, क्रॉस सेक्शन से बातचीत करने पर यही पता चलता है कि रक्सौल शहर रक्सौल कंस्टिट्यूंसी नहीं है। रक्सौल कंस्टिट्यूंसी में रक्सौल एक शहर सबसे बड़ा है और उसके ग्रामीण क्षेत्र भी हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों ज्यादा एरिया तो ग्रामीण क्षेत्र का ही तो है। ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं बहुत जटिल है। एक नेशनल हाईवे हो जाने से बहुत तरह की समस्याओं का समाधान हो रहा है। जो रास्ता दिल्ली से काठमांडू जाती है, तो वहाँ पर जाकर समाप्त होती है, वहाँ वो त्रिभुवन राजमार्ग से जुड़ जाती है। तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। एक नेशनल हाईवे के अलावा वहाँ पर सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं रहती है ग्रामीण क्षेत्रों की। उसका कारण यह है कि वहाँ पहाड़ी नदियों से जो है सो वो समझिए कि जाल की तरह बिछा हुआ है, और वर्षा हुई नहीं कि नदी में पानी आ गया और फ्लैश फ्लड आता है सभी पहाड़ी नदियों में, और पहाड़ी नदियाँ जो हैं सो उन लोगों के लिए अभिशाप हो गया है।
अंग्रेजों ने बहुत तरह का बांध बनाया था पहले, जिसको जमींदारी बांध कहते हैं। वो सब बांध हर साल टूटता है, इसलिए तो उसका रख रखाव कोई बढ़िया नहीं है। तो सिंचाई के बदले बाढ़ से क्षति होना किसानों के समझिए कि किस्मत में ये लिखा लिखा हुआ हुआ है। तो इस पर भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो लोगों का, शहर के लोगों का की समस्याएं अलग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी समस्याएं अलग हैं, लेकिन शहर के समस्याओं को ही लोग सुनता है, वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को कोई नहीं सुनता है। तो शहर वाले की समस्या है कि हमको बीरगंज बगल का जो हमारा पड़ोसी है शहर, उसके तरफ पार्क होना चाहिए, पार्क बढ़िया बढ़िया पार्क होना चाहिए। उसमें इन लोगों का कि स्टेडियम बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि बीरगंज में बहुत बड़ा स्टेडियम सब है। रक्सौल में स्टेडियम नाम का कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, टाउन हॉल भी नहीं है जहाँ कोई संभ्रांत आदमी कभी सम्मेलन हो, चाहे मीटिंग हो, चाहे कोई डिस्कशन हो, उसके लिए कोई टाउन हॉल भी नहीं है। आप कहीं आपको जगह नहीं मिलेगा जो बैठ करके आप मीटिंग कीजिए। उसके बाद सड़कों की हालत बहुत खराब है। वो बॉर्डर पर समझिए कि रक्सौल में आज से 2 साल पहले तक, 2-3 साल पहले तक ब्लॉक का जो पीएचसी होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहीं 3 कमरे का जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पहले बनवाया था ब्रिटिश पीरियड में, वहीं स्वास्थ्य का एक माने लाभ का एक जगह था, समझे ना? स्वास्थ्य लाभ के लिए वहीं 3 कमरों का वही है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। वहाँ तो हेल्थ में अगर डंकन वो नहीं रहता तो कुछ होता ही नहीं, अच्छा, नींव था। उसके अलावा वहीं क्रिश्चियन लोगों का सोसाइटी का एक डंकन हॉस्पिटल है, और वहीं हॉस्पिटल लोगों का प्राण रक्षक है। वो अभी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है जिससे उसको होना चाहिए। वो तो चैरिटी के लिए खोले हुए था, अपना चलाता है। लेकिन बगल के शहर में जहाँ पर 5 मिनट में आप पहुँचते हैं, मेडिकल कॉलेज है। वहाँ मेडिकल कॉलेज है और कम से कम 40 से ज़्यादा बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें आँख का हॉस्पिटल अलग है और हॉस्पिटल्स अलग हैं, और एकदम माने भारत के बड़े-बड़े शहरों में जो हॉस्पिटल होते हैं, उस तरह कम से कम 40-50 हॉस्पिटल वहाँ हैं। और इतना ही नहीं, उसमें विदेश के डॉक्टर सब लोग नौकरी करते हैं, समझे ना? जर्मनी के डॉक्टर्स जो है सो यहाँ पर काम करते हैं, और भारत के लोग जाकर के अपना उपचार वहाँ कराते हैं। सही बात है। पूर्वी चंपारण जिला, पश्चिमी चंपारण जिला, मुजफ्फरपुर जिला, सीतामढ़ी जिला, ये सब के हर साल हम समझते हैं कि 10,000 आँख के मोतियाबिंद के ऑपरेशन आँख का बहुत जाता है। हाँ, जा करके लहान में लोग कराता है, बीरगंज में कराता है, और नेपाल के हॉस्पिटल में कराता है। भारत बहुत बड़ा देश है, समझता है कि हमारे यहाँ बाहर के लोग आते हैं, विदेशी लोग आते हैं, तो यहाँ के लोग उससे ज़्यादा वहाँ जाते हैं। तो लानत मालानत तो यह है, जब भूकंप हुआ था ना, तो भूकंप में शायद 16 में हुआ था। हाँ। भूकंप जब हुआ था तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आधी रात को रोज पटना से चले आते थे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं भी वहाँ रहता था। रिपोर्टिंग के लिए नेपाल से लोग ढोए जा रहे थे, और उनके उपचार के लिए, भोजन के लिए, सब चीज़ का प्रबंध बिहार सरकार कर रही थी, और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन भी कर रहे थे। तो उसमें पॉलिटिकल लोग भी थे। उसी समय नीतीश कुमार जी सभी कार्यों के बावजूद दिन भर अपना काम निपटा करके शाम को वहाँ से खाना उना खा करके कार से रक्सौल पहुँच जाते थे, और यहाँ सब चीज़ देख करके, सब चीज़ को अपना निर्देशित करके या फिर भोर में लौट जाते थे अपने ड्यूटी पर। बार-बार आते थे। उनके मंत्रीगण 2-3 आदमी, विजय कुमार चौधरी, हाँ, ये लोग कैंप किए हुए था। उसमें उस समय रामविलास पासवान भी जिंदा थे। रामविलास पासवान भी वो भी आकर के घूम के गए हुए थे। ये सब कुछ से मेरी बातें होती थी, और जितने लोगों से लोग लोकल मिलते थे, तो लोग कहते थे कि देखिए यहाँ एक हॉस्पिटल की बड़ी आवश्यकता है। तो उस समय कहे कि हम यहाँ पे बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनवाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने बार-बार कहा, रात में जब बात हो रही थी बैठ करके आपस में, तो कहा कि नहीं, यहाँ बहुत बड़े हॉस्पिटल की ज़रूरत है, हम इसको देख रहे हैं, और एक रक्सौल में बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोलने की ज़रूरत है। यहाँ के लोग जो सब बीरगंज जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और बस उन्होंने कहा, और लोगों ने सुना, उसके बाद उसका कोई असर नहीं हुआ। और बिहार सरकार जो सब डिविजनल हॉस्पिटल और रेफरल हॉस्पिटल खोलती है, वही सब डिविजनल हॉस्पिटल वहाँ पर चालू हो गया है ना? डॉक्टर है तो डॉक्टरनी नहीं है, डॉक्टरनी है तो नर्स नहीं है, वहाँ पर कोई मतलब जो जन सुविधाएं होनी चाहिए उसकी यही स्थिति है। यही स्थिति तो स्वाभाविक है कि लोग तो कहीं ना कहीं आक्रोशित होंगे। हाँ,
और आक्रोशित होंगे तो उन पर होंगे जो सत्ता में है। सत्ता में। तो वही बात आपको बता रहे थे। देखिए, लालू जी जब रेल मंत्री हुए थे, तो लालू जी उस समय रघुनाथ झा बहुत बड़े नेता हुआ करते थे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री में ये भी थे, अखिलेश प्रसाद सिंह जी थे। ये सब कोई मिल करके वहाँ पर रक्सौल में एक रेलवे लाइन सीतामढ़ी से आती है। रक्सौल में एक रेलवे लाइन मोतिहारी से जाती है, और वहाँ से नेपाल जाने का भी लाइन है, बीरगंज जाती है, आगे नरगढ़ियागंज होकर के गोरखपुर जाती है। तो रक्सौल शहर में जब जाइएगा, तो रक्सौल शहर के कस्टम माने आधे रक्सौल शहर में आधे भाग में जाने के लिए आपको रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करना पड़ेगा। और दिन के 12 घंटे होते हैं ना, दिन के 12 घंटे में हम समझते हैं कि 8 घंटा वो बंद ही रहता है, मालगाड़ी से लेकर के और इन सब चीज़ों के कारण। लोगों का डिमांड था सके आरओबी बने। आरओबी बनना बहुत ज़रूरी है। आप नहीं तो दिन भर रक्सौल में जाम लगा जाम, रहता है। हाँ, जाम तो वहाँ की सबसे बड़ी समस्या जाम की कही जाती है। समस्या वहाँ इतनी बड़ी है कि अगर आप किसी से कुछ पूछ दिए, तब समझिए कि दूसरी बात वहाँ होगी ही नहीं जाम के। बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक उससे बड़े पीड़ित लोग हैं। तो ये मतलब कि कहानी तो हम बता रहे हैं आपको 20 साल 25 साल पहले का। ये हम समझते हैं 2005-6 की कहानी है, समझे ना। ये 5-6 में ये लालू यादव ने आकर के वहाँ शिलान्यास कर दिया, रेलवे के आरओबी के लिए उस पर शिलान्यास कर दिया, और शिलापट वहाँ लग गया। ये वैसे आज तक वो शिलापट उसी तरह पड़ा हुआ है धूल धक्कड़ में, और आज तक आरओबी नहीं मिल सका। सब होने के बावजूद अनशन, भूख मतलब हड़ताल। आप विकास की कहानी बता रहे हैं। हाँ, अब राजनीति की कहानी बताइए। हाँ। तो कि अब क्या स्थिति है? वहाँ के लोगों के लिए अभी जाम सबसे बड़ी समस्या और आरओबी सबसे बड़ी समस्या है, जिसका निदान इतने दिनों में नहीं हो सका। तो आपको ग्रामीण क्षेत्रों का एक झलक हमने बताया। बाढ़ और सुखाड़ इनकी समस्या है, रोजगार समस्या है। रक्सौल के लोग जा करके रोजगार करने के लिए बीरगंज जाते हैं। बीरगंज शहर जो नेपाल का इनका पड़ोसी माने शहर है, उस शहर में कम से कम पूर्वी चंपारण जिले के मजदूर गोपालगंज से लेकर के इधर तक का 3 से 4 हजार मजदूर डेली वेज के लिए उस पार जाते हैं, समझे ना। और वहाँ कुटीर उद्योगों की संख्या 50 से ऊपर है उस शहर में, समझे ना। ये जितना भी आपको ये डाबर है, क्या क्या आयुर्वेद का सब, ये जितनी कंपनियां हैं सभी वहाँ, पतंजलि वगैरह का भी खोला था। सब कुछ का है वहाँ, सब कारखाने चलते हैं। फैक्ट्री भी है, बहुत सब है। बहुत फैक्ट्री है वहाँ से 10-15 किलोमीटर तक इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। वहाँ फैक्ट्री उतना है कि 4,000 मजदूर रोज इस जिले से जाकर के वहाँ काम करते हैं, समझ गया ना। एम्प्लॉयमेंट का स्थिति यह है। लेकिन रक्सौल शहर में कोई उद्योग नहीं है। रक्सौल का एक गांव, रक्सौल शहर का एक गांव है, ये सब डिवीजन का, वो गांव के लोग खुद अपने को प्रशिक्षित करके पंजाब में उस गांव में समझिए कि एक कॉटेज इंडस्ट्री चला रहा है ना, एग्रीकल्चर मशीनरी हाँ, का। एग्रीकल्चर मशीनरी का। और अपना सामान अब जो पहले हरियाणा पंजाब से खरीद के आता था, अब इस गांव से खरीद के उत्तर प्रदेश में जाता है। उसकी कहानी अलग है, लेकिन पूरे क्षेत्र में यही अनएम्प्लॉयमेंट का मामला है। तो ये जो भी प्रतिनिधि आते हैं, सरकार बनती है, मोदी सरकार से रक्सौल के लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद थी, समझा ना। बिहार सरकार से नीतीश कुमार से भी बहुत उम्मीद थी, लेकिन ये पूरे 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी के शासनकाल में रक्सौल में कोई विकास नहीं। उसका खामियाजा आज उनके एनडीए के प्रतिनिधि जो हैं प्रमोद कुमार सिन्हा जी भुगत रहे हैं। सर, अभी आपने कहा कि कोई विकास नहीं हुआ और बड़ा उम्मीद था मोदी जी और नीतीश कुमार से, तो लगातार 25-30 वर्षों से इन्हीं के प्रतिनिधि रहे हैं। तो जैसा सांसद महोदय एक तरह से कहें कि निष्क्रिय रहे हैं, उसी तरह वहां के विधायक भी लगातार निष्क्रिय रहे हैं। विकास को लेकर कोई एक योजना होनी चाहिए, एक आईक्यू होना चाहिए, उसकी हमेशा कमी रही है। और वही एक बड़ा कारण माना जाता है कि, लेकिन
है क्या कि आपने जो कहा कि वहाँ के वैश्य समुदाय के लोग हैं और वो लोग अल्टीमेटली चूंकि प्रभावित कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र से भी थे, तो भाजपा ही थे, बिल्कुल और उसके चलते ये सारी चीजें भाजपा के लोग जीतते रहे, काम करें न करें। लेकिन अब स्थितियां बदलती इस बार नजर आ रही। बिल्कुल। अब अपनी बार अब प्रमोद कुमार जी से का सीधा संघर्ष डायरेक्ट फाइट में अब ये श्याम बिहारी प्रसाद जी हैं जो कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, और अब इसलिए कि रूलिंग के जो प्रमोद कुमार सिन्हा हैं, इनके इनसे मतलब कि लोगों की आकांक्षाएं एकदम पूरी नहीं हुई। अच्छा, ये तीनों लोग वैश्य समुदाय से ही हैं? दो आदमी, दो आदमी। हाँ, एक कुर्मी हैं, वो भुवन पटेल भुवन पटेल कुर्मी कुर्मी है। हैं, ये एक आदमी नहीं, ये जो श्याम बिहारी जी हैं ये कलवार हैं, हाँ। बनिया परिवार से आते हैं। ये जो आरजेडी के नेता हुआ करते थे ब्रज बिहारी प्रसाद जिनकी हत्या जी हुई जी, थी, उन्हीं के भाई। उन्हीं के छोटे भाई हैं जी जी, ये यादापुर के। मतलब रमा देवी जो हाँ, रमा सांसद देवी के देवर है। देवर हैं। हाँ, ये वहीं के रहने वाले हैं यादापुर के। तो ये बनिया है, वैश्य कम्युनिटी से आते हैं। और ये जो प्रमोद कुमार सिन्हा है ये कुशवाहा हैं। अच्छा। ये कुशवाहा हैं। पहले से वैश्यों का वहाँ पर वर्चस्व रहा है। वो विधायक कोई भी हो, लेकिन वैश्यों का वर्चस्व वहाँ पहले से रहा है। तो अपनी बार वैश्य भी इनके तरफ टिल्ट हो गए, ये श्याम बिहारी प्रसाद के तरफ में। अच्छा। और बताया जा रहा है, जैसे लोग बता रहे थे कि जो 5 बार वहाँ पर पूर्व में श्री अजय कुमार सिंह जो हैं, वो रघुनाथपुर के हैं गाँव के, उनका टिकट कट गया। तो उन्होंने एक बैठक करके 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं ये श्याम बिहारी प्रसाद जी, हम इनका समर्थन करेंगे और हमारे सारे लोग इनका समर्थन करेंगे। हमारे सारे मतलब दूसरे शब्दों में कहा कि पूरा राजपूत समुदाय भी टिल्ट कर गया, टिल्ट कर गया। वैश्य समाज भी बाजार का जितना है, वो कुशवाहा जी से अनवाइड होकर के वो समूचा वैश्य समाज वहाँ चला गया, जबकि वहाँ वैश्य समाज 90% है रक्सौल टाउन में। वो लोग भी उनके साथ चले गए हैं। आम लोग भी जो समस्या से तबाह हैं, वो लोग भी कहे कि भाई जब इससे नहीं होगा तो दूसरे आदमी को चुनो, जो आदमी बोले, धरना दे, हल्ला करे। मान लीजिए कि उसकी सरकार अगर नहीं बनती है तो कम से कम विरोध में तो खड़ा रहेगा, आवाज तो उठाता रहेगा। अगर सरकार बन जाती है तो काम कराएगा। तो ये धीरे 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 श्याम बिहारी प्रसाद जी है वो मजबूत होते जा रहे हैं। ऐसे प्रमोद कुमार जो है सो अपने पुराने वोटों को एकत्रित करने का कोशिश कर रहे हैं, फिर से अपना वोट प्राप्त करने का कोशिश कर रहे हैं। संजय जायसवाल साहब हैं, वो बड़े नेता हैं, सांसद हैं, तो वो भी अपना प्रभाव जो है सो उधर बढ़ा रहे हैं। लेकिन उनको लेकर भी तो लोग एक तरह से कहें कि आक्रोशित है या निराश हो गए। इनसे भी कुछ लंबे समय से वो भी सांसद हैं, लेकिन उस क्षेत्र को एकदम नेग्लेक्ट किए रहे हैं शुरू से, वो भी कभी भी उनको जन समर्थन पूरा प्राप्त नहीं हो सका है। तो रेलवे के डिमांड को लेकर के, रेल कनेक्टिविटी को लेकर के, हर तरह से जितने केंद्र से होने वाली चीजें हैं, यहाँ तक एक वहाँ पर वो क्या कहते हैं, दीपक अग्निरथ एक मैंने लेखक पत्रकार है, तो उनसे बातें एक बार हो रही थी, तो कहे कि देखिए यहाँ पर एक टाउन हॉल नहीं बन सका, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह सेंटेनरी मनाया गया था, उसे लेकर के अभी तक हम लोग डिमांड करते रह गए कि कम से कम गांधी जी का मूर्ति यहाँ बना दिया जाए, एक हॉल बनाया जाए। जो नेपाल के लोगों को मतलब है कि यह दूसरा राष्ट्र पड़ता है, तो महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता हैं, यहाँ आए हुए थे, उनके मेमोरी में कुछ होना चाहिए। नहीं, कुछ नहीं हो सका। तो जहाँ कहने का मतलब कि वो अगर कॉलेज, कुछ दाता लोग हैं जो कॉलेज वहाँ नहीं खोल दिए रहते तो वहाँ कॉलेज भी नहीं होता, समझे ना। तो स्थिति क्या देखते हैं सर? स्थिति भाजपा वाले लोग दावा कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग इस सीट को जीतेंगे, रक्सौल में पिछले बार से ज्यादा मतों से हम पराजित करेंगे अपने विपक्ष को। लेकिन ये कांग्रेस वाले तो इसका दावा नहीं कर रहे हैं। जो ब्रज बिहारी प्रसाद के भाई हैं श्याम बिहारी प्रसाद, उनका कोई दावा नहीं है। उनका कहना है कि हम तो लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का सेवा कर रहे हैं, लेकिन मतदाता बड़ा मुखर है उनके प्रति।
इसलिए मानो मतदाताओं का रुझान उधर दिख रहा है। दिख रहा है। अब आने वाले समय में क्या होता है ये देखना होगा, लेकिन मतदाताओं का रुझान विरोधी दल के नहीं, हम इधर देखे हैं सर कि कुछ नेताओं को नाम लेना उचित नहीं है कि लोगों ने खदेड़ा भी है वहाँ। है ना। जी, माने सत्ता के प्रति जो एक विरोध है वो दिख रहा है कहीं कहीं, इसलिए ये कहना। और भुवन पटेल भी हैं, भुवन पटेल भी अच्छे नेताओं में रहे हैं, हाँ जन समर्थन हाँ, उनके पास भी है। तो अब देखने वाली बात है कि भुवन पटेल, ये श्याम बिहारी प्रसाद और प्रमोद कुमार सिन्हा, इनमें ये लड़ाई जो त्रिकोणात्मक कह रहा है लोग, लेकिन मुझे लगता है त्रिकोणात्मक नहीं तक होके ये आमने सामने की लड़ाई ये आमने सामने की लड़ाई हो जाएगी। और अब देखना यह है कि भुवन पटेल जो वोट काट रहे हैं उसमें परसेंटेज ज्यादा किसका होता है। जिसका ज्यादा वोट काटेंगे वो आदमी हार की तरफ जाएगा, बढ़ेगा। स्थिति यही बनी हुई है। तो अब देखिएगा कि आरजेडी का मुख्य वोट यादव और मुस्लिम है। आरजेडी वहाँ कैंडिडेट नहीं दिए हुए हैं, तो नहीं दिए हुए हैं तो यादव लोगों में भी क्षोभ है। वो लोग चाहते हैं कि यहाँ आरजेडी का टिकट मिले और आरजेडी जीते। उनकी मतदाता उनके पास है, उनकी जनसंख्या है यादव लोगों की। तो अब स्वाभाविक ढंग से जब ये कांग्रेस के कैंडिडेट हैं तो मुस्लिम लोग अब इन्हीं को ऑप्ट करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि दूसरा कैंडिडेट है नहीं। वो अगर वोट देंगे तो कांग्रेस को ही वोट देंगे, कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो यादव लोग अब कितना इधर जाते हैं या कितना इनके पास जाते हैं यह देखने का चीज होगा। मैंने जो जाएंगे मैक्सिमम हमको लगता है कि श्याम बिहारी प्रसाद की तरफ जाएंगे। हाँ, वो जो एक जोश के साथ ही लोग जाते थे वो जोश नहीं दिखेगा ना, वो नहीं रहे, वो नहीं दिखा। तो वोट मतलब परसेंटेज घटेगा। हाँ, वोट का उन लोगों का, यादवों का, हाँ घटेगा। तो वोट का बिखराव हो रहा है और पहले वाला जो सेटअप था वो सब टूट रहा है। इधर का वोट उधर, उधर का वोट इधर। नई बातें हो गई हैं, नए कैंडिडेट आ गए हैं, इसलिए नया समीकरण सब बनना शुरू हो गया है। अब किस हद तक बनता है, एक सप्ताह के बाद स्थिति बिल्कुल यहाँ स्पष्ट रहेगी कि रक्सौल का विजेता कौन होगा, और उसी पर रक्सौल का भविष्य निर्भर करता है। और भविष्य चूंकि निर्भर करता है कि जनप्रतिनिधि कैसा होगा, क्योंकि अभी तक जो रक्सौल के लोगों का अनुभव रहा है वो जनप्रतिनिधि को लेकर हमेशा निराश करने वाला रहा है। इसीलिए देखिए क्या होता है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल वोट भाजपा का था उसमें भी बिखराव नजर आ रहा है। और चूंकि यादव वहां पे, ये सुरेश यादव व्यक्ति है जो लगातार 5 सालों से मेहनत करते रहे आरजेडी के, और चूंकि टिकट चला गया उधर कांग्रेस के पाले में, तो इनको टिकट नहीं मिल पाया। इसमें अब देखना है कि सुरेश यादव कितना मदद करते हैं। अगर सुरेश यादव सफल हो गए शिफ्ट कराने में यादव वोट को श्याम बिहारी प्रसाद के तरफ, तो जीत संभवतः उधर चली जाए। मतलब लड़ाई आमने सामने की है और जबरदस्त लड़ाई है। देखना है कि रिजल्ट क्या आता है। हालांकि एक सप्ताह में स्थितियां और भी स्पष्ट हो जाएंगी, फिर हम लोग बात करेंगे। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लेकिन कमेंट भी करें। अपना विचार जरूर दीजिए, क्योंकि आम आदमी का जो विचार होता है उसी से जो चीजें निकलती हैं वही सच होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कीजिएगा, 34 मिनट बड़ा